हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी गाइड। और आज की डेट है 24 नवंबर। और हम देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर्ड है द हिंदू न्यूज़पेपर में। तो चलिए देखते हैं। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो यूपीएससी गाइड के नाम से ही टेलीग्राम ग्रुप क्रिएटेड है। आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ अप्रिशिएट भी किया करें, आप वीडियो ज़रूर लाइक किया करें। ठीक है, आपकी लाइक अगर आप करेंगे तो मेरे लिए अप्रिशिएशन वो रहेगी, राइट। तो प्लीज़ लाइक भी करें। और चैनल पे नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब करें साथ साथ में। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या है न्यूज़ में द हिंदू में कवर्ड आज। तो सबसे पहले ये एक न्यूज़ कवर्ड है जहां फाइनेंशियल डेडलॉक, फाइनेंस को लेकर डेडलॉक हो गई है डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप कंट्री के बीच में। और ये कहाँ हुई है तो यूएनएफ ट्रिपल सी की अभी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29th बाकू अजरबैजान में हुई है, तो वहीं ये हुई है। अब किस चीज़ पर डेडलॉक हुई है तो उसे हम देखेंगे। तो न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल्स, ठीक है, ये एक फाइनेंशियल टारगेट थी जो दी गई थी डेवलपिंग कंट्रीज को, ताकि क्लाइमेट, जो क्लाइमेट चेंज हो रही है उसके लिए क्लाइमेट एक्शन ले सके। और ये कब लाई गई थी तो 2015 में पेरिस एग्रीमेंट के अंदर इस गोल को लाई गई थी। अब आपको दो चीज़ याद रखनी होगी। एक तो न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल्स, ये किस चीज़ से रिलेटेड है तो क्लाइमेट फाइनेंस से रिलेटेड है। दूसरी चीज़, क्या चीज़, कि ये लाई कैसे गई थी तो 2015 में पेरिस अग्रीमेंट के अंदर इसे लाया गया था। अब ये पेरिस अग्रीमेंट क्या है वो हम आगे समझेंगे जब हम यूएनएफ ट्रिपल सी के बारे में समझेंगे तब। तो सबसे पहले तो यूएनएफ ट्रिपल सी यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसकी पिछले साल जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28th हुई थी ये बाकू, सॉरी, दुबई में हुई थी 2023 में। ये याद रखनी है क्योंकि फैक्चुअल स्टेटमेंट है, आ सकती है। पिछले साल हुई थी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28th दुबई में। इस साल कहाँ हुई है तो बाकू अजरबैजान में हुई है 2024 यानी इसी साल। और ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 थी। अब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी क्या होती है तो समिट आप समझते होंगे, राइट। कि जैसे ब्रिक की समिट हुई है या G20 की कोई समिट हुई है, तो एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जितने भी कंट्रीज़ हैं, मेंबर कंट्रीज, वो मिलते हैं और कोई सी भी ऐसी टॉपिक रहती है या कोई भी डिस्कशन होती है उसे करती है। तो वही है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, समिट आप कह सकते हैं दूसरी तरीके से, ठीक है। तो याद रखनी है 28 कब हुई थी और 29 कब हुई थी। अब हम यूएनएफ ट्रिपल सी के बारे में देखेंगे कि इसे लाया कैसे क्या। तो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट यूएनसीडी लाई गई एक बहुत बढ़िया कॉन्फ्रेंस थी जिसे हम अर्थ समिट के भी नाम से जानते हैं। और ये हुई रियो डी जेनेरियो यानी ब्राज़ील कंट्री में 1992 में। अब इस कॉन्फ्रेंस के तहत तीन बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशन लाई गई। अब क्यों लाई गई, क्योंकि क्लाइमेट चेंज भी हो रही थी, डेवल और बायोडाइवर्सिटी की लॉसेस भी हो रही थी, और ह्यूमन लाइफ और इन्वायरमेंट को अच्छे से सस्टेनेबल तरीके से यूज़ या डेवलप नहीं की जा रही थी, इसीलिए लाई गई। अब तीन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें पता होना चाहिए। एक तो क्लाइमेट चेंज के लिए कन्वेंशन लाई गई जिसे हम यूएनएफ ट्रिपल सी के नाम से जानते हैं, यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। बायोडाइवर्सिटी के लिए जो कन्वेंशन लाई गई इसे हम कन्वेंशन ऑन यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कन्वेंशन लाई गई इसे हम एजेंडा 21 हो या Rio+10 20 हो या Rio+5 हो, या अभी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के नाम से इसे जानते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें लाई गई। आपको ये बस पता होना चाहिए यहाँ से कि आखिर इसकी ऑरिजिन है कहाँ, राइट। कैसे यूएनएफ ट्रिपल सी को लाया गया तो ये इससे यूएनसीडी के तहत इसे लाया गया। अब यूएनएफ ट्रिपल सी के बारे में हम समझेंगे। फुल फॉर्म क्या है तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, याद रखनी है। अब ये क्यों ट्रीटी लाई गई, ताकि ह्यूमन की जो इंटरफेरेंस है क्लाइमेट सिस्टम में उसे कम्बट किया जा सके, उससे लड़ा जा सके, ठीक है। ये ट्रीटी को कब फोर्स में लाया गया तो 1994 में। और ये एक ट्रीटी लीगली बाइंडिंग ट्रीटी नहीं है, ये याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएनएफ ट्रिपल सी लीगली बाइंडिंग ट्रीटी नहीं है। अब हम बढ़ेंगे आगे। अब मेन एम क्या है यूएनएफ ट्रिपल सी की, तो मेन एम यही है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं इसे लिमिट करनी है एटमॉस्फेयर में, ताकि क्लाइमेट चेंज से लड़ा जा सके। और इसी यूएनएफ ट्रिपल सी के अंदर दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें लाई गई जिसके बारे में आपको पता होगा, अगर नहीं भी पता है तो कोई इशू नहीं, यहाँ आप समझ लेंगे उसे। काइटो प्रोटोकॉल, एक प्रोटोकॉल लाई गई जिसके अंदर फ्रेमवर्क थी या गोल्स थी या टारगेट्स थी जो डेवलपिंग और डेवलप कंट्रीज दोनों को फुलफिल करनी थी, जिसे 1997 में साइन किया गया और जो कि 2005 से लेकर 2020 तक चली, ठीक है। ये क्लाइमेट, ग्रीन हाउस गैसेस और क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए ही प्रोटोकॉल लाई गई थी। इसके बाद पेरिस अग्रीमेंट लाई गई। अब पेरिस अग्रीमेंट ने काइटो प्रोटोकॉल को सुपरसीड किया है, ये आप याद रखनी है। अब ये पेरिस अग्रीमेंट में सेम चीज़ है, क्या क्या टारगेट्स हैं, क्या क्या गोल्स हैं,
क्या क्या फ्रेमवर्क्स हैं जिसे अच्छे से एग्जीक्यूट करनी है ताकि ग्रीन हाउस गैसेस को काउंटर किया जा सके और अच्छे से क्लाइमेट सिस्टम मेंटेन किया जा सके। याद रखनी है कि काइटो प्रोटोकॉल और पेरिस अग्रीमेंट ये दोनों लीगली बाइंडिंग है। अभी हमने देखा है यूएनएफ ट्रिपल सी ओवरऑल ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, पर इसके अंदर जो ये प्रोटोकॉल और अग्रीमेंट लाई गई, पेरिस अग्रीमेंट और काइटो प्रोटोकॉल, ये दोनों लीगली बाइंडिंग थी। यानी डेवलप कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज पे ऑब्लिगेशन रहेगी कि जो भी टारगेट्स या जो भी फ्रेमवर्क है उसे अच्छे से एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट करनी होगी दोनों कंट्रीज को मिलके, ठीक है। आपको याद रखनी है कि इंडिया नॉन एनेक्स कंट्री में आती है। अब ये नॉन एनेक्स क्या होती है तो मैं आपको बता दूं कि यूएनएफ ट्रिपल सी के अंदर पर्टिकुलर दो तीन ग्रुप अलग अलग डिवाइड की गई, जहां डेवलप कंट्रीज़ को रखा गया, उसके बाद थोड़ी कम डेवलप कंट्री को रखा गया और डेवलपिंग कंट्रीज़ को भी अलग ग्रुप में रखा गया। और ये जो ग्रुप्स थी इससे अलग अलग टारगेट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई थी। तो फिलहाल ये याद रखनी है कि इंडिया नॉन एनेक्स कंट्री के अंदर आती है। उससे ज़्यादा यूपीएससी घुस कर नहीं पूछेगी आपसे, ठीक है। क्राइटेरिया वगैरह नहीं पूछेगी क्योंकि इतनी हार्ड क्वेश्चन यूपीएससी नहीं आपसे पूछने वाली। अब हम बढ़ेंगे आगे। अब ग्रीन हाउस गैसेस और क्लाइमेट चेंज के बारे में इतनी सारी चीज़ें आप समझ रहे हैं, तो ग्रीन हाउस गैसेस भी समझें कि कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस हैं जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रही है। तो वाटर वेपर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है, ओजोन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स है, परफ्लोरोकार्बन्स है और सल्फर एक्साफ्लोराइड। तो ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि यूएनएफ ट्रिपल सी के बारे में आपसे पूछे। यूपीएससी आपसे ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में भी पूछ सकती है। तो ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में याद रखेंगे, यूएनएफ ट्रिपल सी के बारे में बेसिक चीज़ याद रखेंगे, ठीक है। कैटो प्रोटोकॉल किस चीज़ से कंसर्न है या पेरिस अग्रीमेंट किस चीज़ से कंसर्न है ये याद रखनी है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29 अभी हुई है, ये याद रखनी है। न्यू कलेक्टिव क्वान्टिफाइड गोल्स क्या है ये आपको याद रखनी है। अब हम बढ़ेंगे आगे। अब ये पर्टिकुलर एक न्यूज़ आई है जहाँ पे इंडिया और आसियान के बीच में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स के लेके बातचीत की जाएगी, ठीक है। ये न्यूज़ में है। अब आपको आसियान के बारे में पता होना चाहिए। तो द एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जिसे हम आसियान शॉर्ट फॉर्म से जानते हैं, ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है जिसमें 10 कंट्रीज़ हैं साउथ ईस्ट एशिया वाली, ठीक है। और मेंबर रिप्रेजेंट करते हैं 600 मिलियन पीपल और लैंड एरिया 4.5 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। कभी कभी आ जाती है ऐसी बेकार स्टेटमेंट, इसलिए ये यहाँ पे कवर्ड है। एक दो बार पढ़ेंगे तो ऑलरेडी आपको ये याद हो जाएगी। अब आसियान की जो मेंबर्स हैं ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज हैं वर्ल्ड की, ऐसे कंसिडर किया जाता है इसे। और हेडक्वार्टर्स कहाँ है आसियान की, तो ये जकार्ता इंडोनेशिया में लोकेटेड है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें हेडक्वार्टर्स, क्योंकि हेडक्वार्टर्स यूपीएससी पूछती हैं। आसियान सक्सेसर है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया यानी एएसए की, जिसे फॉर्म की गई थी 1961 में थाईलैंड, फिलीपीन और मलेशिया के द्वारा, ठीक है। फिर 1967 में आसियान को क्रिएट किया गया 5 कंट्रीज के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन, सिंगापुर, थाईलैंड, ठीक है। इन्होंने आसियान डिक्लेरेशन को साइन की और आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया से आसियान बनी। 44th आसियान की समिट लाओस में ये हो रही है, ये आपको याद रखनी है। 2024 यानी इसी साल 44th आसियान समिट है, ये याद रखनी है। कौन कौन सी कंट्रीज इसकी मेंबर है तो इस मैप के थ्रू हम समझ सकते हैं। तो म्यांमार है, लाओस है, वियतनाम है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, फिलीपींस, ब्रूनी, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया। यहाँ ये आपको ध्यान में देना है कि इंडिया मेंबर आसियान की नहीं है, पर इंडिया चाहती है कि आसियान कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को ज्वाइन करे। इसी के लिए दोनों आसियान और इंडिया के बीच में ऐसी टॉक्स की जाएंगी। अब हम बढ़ेंगे आगे। ये पर्टिकुलर एक न्यूज़ आई है इंडियन कॉफ़ी प्लांट के बारे में, ठीक है। इंडियन कॉफ़ी के बारे में आई है न्यूज़ कि जो प्राइसेस हैं वो 4 साल से इसकी हाई हैं, इसीलिए। अब हम कॉफ़ी के बारे में देखेंगे क्योंकि जनरल चीज़ें आती हैं। टी से रिलेटेड तो आई हुई है, अब कॉफ़ी के बारे में भी आई हुई है, पर इनडायरेक्टली यूपीएससी ने पूछा था 2008 और 2017-18 में भी एक बार आई गेस पूछा था। तो इसलिए हमें कॉफ़ी के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि न्यूज़ में है कवर्ड। तो इंडिया 6 लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉफ़ी की पूरी वर्ल्ड में, ये आपको याद रखनी है। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कॉफ़ी के कौन है तो ब्राज़ील कंट्री है। उसके बाद वियतनाम है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया, इथोपिया और हॉन्डुरास, ये लैटिन अमेरिकन कंट्री है, ठीक है। आपको याद रखनी है कि इंडिया 6 लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और सबसे लार्जेस्ट कौन है तो ब्राज़ील है। अब कॉफ़ी को इंट्रोड्यूस किया गया था 7th सेंचुरी में इंडिया में, ठीक है। और ये 7 जो कॉफ़ी बीन्स थी इसे स्मगलिंग की गई थी यमन कंट्री से, ठीक है। और यमन कंट्री से इसे स्मगल करके इंडिया में लाया गया था इंडियन पिलग्रिम के द्वारा, ठीक है। ये आपको याद रखनी है कि कहाँ से लाई गई थी, तो यमन कंट्री से स्मगल करके लाई गई थी।
और 7th सेंचुरी में कॉफ़ी को इंट्रोड्यूस किया गया था। ब्रिटिश सॉरी ब्रिटिश नहीं, डच ने बहुत अच्छे से इसकी प्लांटेशन को स्प्रेड किया था 17th सेंचुरी में। ये बेसिक चीज़ें हैं, याद रखनी होगी। और ब्रिटिश राज यानी ब्रिटिश रूल के टाइम भी 19th सेंचुरी में भी इसे कमर्शियल कॉफ़ी की फार्मिंग के लिए बहुत ज़्यादा फ्लरिश किया गया था। अब क्या क्या क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे ये जो कॉफ़ी की प्लांट है वो सस्टेन करती है, वो आपको याद रखनी होगी। हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट होनी चाहिए, टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए, ठीक है। और रेनफॉल 150 to 250 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए। वेल ड्रेन्ड लूमी सॉइल होनी चाहिए। ये क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इस पे भी यूपीएससी ने कॉटन पे क्वेश्चन पूछा था ऐसे ही, और राइस पे भी पूछा था एक बार, तो इसलिए याद रखनी है, ठीक है। कॉफ़ी की वैरायटी इंडिया में कौन सी पाई जाती हैं, तो अरेबिका और रोबस्टा मिलती है, ठीक है। ये दो मिलती पाई जाती हैं। कर्नाटका स्टेट 70% इंडिया की जो टोटल कॉफ़ी प्रोडक्शन है वो कवर करती है, तो याद रखनी है सबसे ज़्यादा कर्नाटका स्टेट कवर करती है। और कॉफ़ी प्लांटेशन की कौन कौन सी लोकेशन है इंडिया में अवेलेबल, ये आपको याद रखनी होगी। कर्नाटका है, केरला है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में अराकू वैली बहुत फेमस है, इसलिए याद रखनी है इसे। उड़ीसा, मणिपुर, मिजोरम और अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी कॉफ़ी वहाँ पे प्लांट की जाती है, वहाँ पे ग्रो होती है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। अब हम बढ़ेंगे आगे। कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया भी है, ये आपको याद रखनी होगी, क्योंकि टी टी बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में यूपीएससी ने पूछा था, इसीलिए कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया भी है। ये स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखनी है, जिसे कंस्टिट्यूट की गई थी कॉफ़ी एक्ट 1942 के तहत, ठीक है। और ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर नहीं है, ये याद रखनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उम्मीद करूंगा सारी कॉफ़ी के बारे में आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब हम बढ़ेंगे आगे। अब ये पर्टिकुलर एक न्यूज़ आई है जहाँ पे माइन वेल्स के बारे में बात की गई है कि वो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड को सुन सकती हैं, ये सब चीज़ें हैं। अब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि ये जो माइन वेल्स हैं इसके आयुषन स्टेटस क्या है, ठीक है। और इसकी साइंटिफिक नेम भी इस पर्टिकुलर न्यूज़ में कवर्ड है, जो कि हमसे यूपीएससी पूछ सकती है। तो साइंटिफिक नेम क्या है इसकी, तो बेलेनो पेट्रा एक्यूटोर स्ट्रेटा, ठीक है। ये आपको याद रखनी होगी। ये वेल की स्पीसीज है, ये आ सकती है यूपीएससी की प्रीलिम्स में, पूछी जा सकती है आपसे कि रिसेंटली ये न्यूज़ में थी, ये टर्म ये किस चीज़ से रिलेटेड है। तो फिश, फ्रॉग, बटरफ्लाई, ऐसा ऐसे आ सकती है ऑप्शन में कि किस चीज़ की स्पीसीज है, तो ये वेल की स्पीसीज है, ठीक है। और इसकी जो माइंक वेल्स हैं, राइट, उसे ही उसकी ये साइंटिफिक नेम है। अब माइंक वेल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि आयुषन के हिसाब से इनकी डेटा इंसफिशिएंट है। ये हम नहीं कह सकते हैं कि ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, एंडेंजर्ड है, या वनरेबल है, या लिस्ट कंसर्न है, ऐसा हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि डेटा इंसफिशिएंट है। ये आपको याद रखनी होगी। या तो यूपीएससी आपसे तीन चार एनिमल के बारे में पूछ ले, वहाँ आयुषन स्टेटस के आप पूछ ले कि उनके आयुषन स्टेटस क्या है, वहाँ माइंड वेल के बारे में पूछ सकती है आपसे। या आपसे ये जो साइंटिफिक नेम है, ठीक है, वेल, ये जो माइंड वेल है इसकी आपसे पूछ सकती है, तो इसलिए ध्यान देनी है इस पर। कभी कभी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें यूपीएससी में आ जाती हैं और फिर वो क्वेश्चन हमें आंसर करना मुश्किल हो जाती है, राइट, क्योंकि हमें पता नहीं उसके बारे में। इसलिए ज़रूर आप ऐसी इन्फॉर्मेशन रखें, क्योंकि ऐसे अजीब गरीब टर्म्स वाली चीज़ें यूपीएससी ज़रूर पूछती है। अब हम बढ़ेंगे आगे। अब ये एक स्टडी में पाया गया कि बर्ड फ्लू फैल रही हैं ये जो फेरेट्स हैं, इनके वजह से। अब ये फेरेट्स आप देख सकते हैं इस इमेज में, आगे हालांकि मैंने इमेज अटैच किया है, उसके बारे में भी आप समझने की कोशिश करें। अब फेरेट्स के बारे में जानें, ये हैं फेरेट्स, और ये ब्लैक फुटेड फेरेट्स, यानी इसके आप लेग देख सकते हैं, ये ब्लैक में है। तो इसी के बारे में मेनली ये बताई गई थी कि जो फेरेट्स हैं इनके वजह से जो बर्ड फ्लू है ये सब फैलती है। तो इनकी आयुषन स्टेटस क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो इंडेंजर्ड है इनकी आयुषन स्टेटस, ये आपको याद रखनी है। साइट्स में अपेंडिक्स 1 में आते हैं। और ये जो ब्लैक फुटेड फेरेट्स हैं ये नेटिव हैं सेंट्रल और नॉर्थ अमेरिका के, ये आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अभी हमने तो दो यही देख लिया, या तो आपसे ब्लैक फुट ऑप्शन में ब्लैक फुटेड फेरेट की आयुषन स्टेटस पूछ ले, दूसरी आपसे ये माइन क्विल की आयुषन स्टेटस पूछ ले, और टाइगर भी सॉरी एलिफेंट्स न्यूज़ में है, टाइगर भी न्यूज़ है, उनके ऐसे स्टेटस पूछ ले, तो ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेम हो जा रही है, राइट। इसलिए याद रखनी है ऐसी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन। अब हम बढ़ेंगे आगे। अब ये पर्टिकुलर पाम ऑयल से रिलेटेड एक न्यूज़ आई है, ठीक है। तो पाम ऑयल के बारे में हम देखेंगे, क्योंकि इंडिया की पाम ऑयल की एक मिशन भी है और पाम ऑयल न्यूज़ में भी है।
तो चलिए इसे हम समझेंगे। वैसे सुमात्रा आइलैंड को लेके वो न्यूज़ में थी। तो क्या है बेसिक चीज़ें पाम ऑयल के बारे में। तो इंडोनेशिया और जो मलेशिया कंट्री है, ये दोनों 90% ग्लोबल पाम ऑयल प्रोडक्शन को कवर करती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडोनेशिया और मलेशिया। और अगर इंडोनेशिया की बात की जाए तो ये लार्जेस्ट क्वांटिटी में ये पाम ऑयल को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, याद रखनी है ये दोनों। इंडिया बिगेस्ट इंपोर्टर है पाम ऑयल की, ये आपको याद रखनी हो, जहाँ 40% वेजिटेबल ऑयल की कंजप्शन पाम ऑयल से पूरी की जाती है। और एडिबल ऑयल्स पे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, तो इनडायरेक्टली ये पाम ऑयल से ही रिलेटेड थी, पर डायरेक्टली यूपीएससी ने पाम ऑयल को करके नहीं पूछा था। तो याद रखनी है, पाम ऑयल के बारे में है न्यूज़, और पाम ऑयल की मिशन भी है, तो इसलिए हमें ये पता होना चाहिए। तो मलेशिया और इंडोनेशिया 90% ये पाम ऑयल प्रोडक्शन कवर करती है, और इंडोनेशिया अकेले लार्जेस्ट क्वांटिटी में ये प्रोड्यूस करती है। और इंडिया बिगेस्ट इंपोर्टर है पाम ऑयल की, ये आपको याद रखनी होगी। अब नेशनल मिशन फॉर ऑन एडिबल ऑयल पाम ऑयल पाम, यानी ये एक पर्टिकुलर नेशनल मिशन को लॉन्च की गई थी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि जो पाम ऑयल की जो डिपेंडेंसी है उसे कहीं ना कहीं ख़त्म किया जा सके। और इंडिया में खुद इतनी पाम ऑयल यानी इंडिबल ऑयल्स की प्रोडक्शन हो, जिसके वजह से उसे दूसरे कंट्री यानी इंडोनेशिया और मलेशिया से इंपोर्ट नहीं करने की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल लाई गई। ये कब लॉन्च की गई? तो 2021 में लॉन्च की गई। और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, याद रखनी है, यानी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिल के फंड एलोकेट करेंगी और ये पर्टिकुलर मिशन को एग्जीक्यूट करेंगी। अब इसमें पर्टिकुलर मिशन के अंदर पाम ऑयल की प्लांटेशन की जाएगी। ठीक है, ये आपको याद रखनी होगी कि पाम ऑयल की प्लांटेशन की जाएगी, ये इम्पोर्ट से रिलेटेड नहीं है। दूसरी चीज़, 11,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की गई है, और ये मिशन को 2021 से लेके 2025 तक इसे रन किया जा रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है? तो डोमेस्टिक एडिबल ऑयल प्राइसेस हैं उसे काउंटर करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, और जो एक्सपेंसिव पाम ऑयल है जो कि इंपोर्ट करके इंडिया मलेशिया इंडोनेशिया से इंपोर्ट करके लाती है, राइट, उसकी एक्सपेंसिव इंपोर्ट को कट किया जाए और इंडिया में खुद ऐसी पाम ऑयल प्रोडक्शन हो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली कंट्री को बेनिफिट होगी। तो ये सारी इसकी ऑब्जेक्ट है। नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ये पाम ऑयल के बारे में न्यूज़ कवर्ड है। ठीक है, और एडिबल ऑयल पे एक बार यूपीएससी ने पूछा हुआ था, तो इसीलिए। और ये फैक्ट्स, जो 3 फैक्ट्स हैं कि इंडोनेशिया और इंडिया बिगेस्ट इंपोर्टेड है, ये याद आपको रखनी होगी। अब हम बढ़ेंगे आगे। ये पर्टिकुलर एक इंटरनेशनल पेज पे न्यूज़ आई है, जहाँ पे श्रीलंका को आईएमएफ के द्वारा अप्रूवल मिल गई है 3 बिलियन एड की, $3 मिलियन की एड को लेकर। ठीक है, कुछ समय पहले भी हमने ये देखा हुआ था न्यूज़। अब आपको पता होगा श्रीलंका में बहुत ज़्यादा ऐसे इकोनॉमिक वहाँ की डाउन ही रहती है हमेशा। कभी चाइना से हेल्प लेती है, कभी इंडिया से हेल्प ली जाती है श्रीलंका के द्वारा, तो कभी आईएमएफ के द्वारा। ठीक है, तो आईएमएफ से इन्होंने हेल्प लिया है, तो आईएमएफ के बारे में हम देखेंगे। तो द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, फुल फॉर्म है इसकी, ये मेजर फाइनेंशियल एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। हेडक्वार्टर्स आईएमएफ के कहाँ लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, और इसे कहा जाता है ग्लोबल लेंडर फॉर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी टू नेशनल गवर्नमेंट्स। अब इंडिया में ग्लोबल लेंडर नहीं, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट किसे कहा जाता है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है इस पे। ये लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट पे यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा हुआ था। ठीक है, इसे इस्टेब्लिश किया गया था यानी आईएमएफ को 1945 में ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस के तहत, और इसे स्टार्ट की गई थी 29 मेंबर कंट्रीज़ के द्वारा। क्यों की गई थी? ताकि इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अच्छे से रिकंस्ट्रक्ट किया जा सके, इसीलिए इसे लाया गया था। अब इसकी क्या क्या फंक्शंस हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये कोटा सिस्टम पे वर्क करती है, जहाँ जैसी कंट्रीज कंट्रीब्यूशन करेगी वैसे उन्हें बोरो यानी फाइनेंशियल एड या जो शॉर्ट टर्म कैपिटल रहती है वो सारी उन्हें मिल पाएगी। ठीक है, अब क्या क्या फंक्शंस है आईएमएफ की? तो फिक्स एक्सचेंज रेट को ये देखती है आईएमएफ। दूसरी चीज़, शॉर्ट टर्म कैपिटल या एड प्रोवाइड करती है कंट्रीज़ को बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड। और कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी प्रोवाइड करती है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए या कोई सी भी ऐसे प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो उसके लिए। तो ये कुछ प्राइमरी फंक्शंस हैं, इस पे भी क्वेश्चन आ चुकी हैं, तो हमें बेसिक पता होना चाहिए इसके बारे में। अब हम बढ़ेंगे आगे। अब ये पर्टिकुलर एक न्यूज़ आई है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा कि उनके द्वारा एक रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया है, जिसमें
जो एक जो क्राइम्स हो रही है ह्यूमैनिटी से रिलेटेड, या तो यूक्रेन और रशिया के बीच में हो, राइट, या इसराइल और गाज़ा वाली या फ़लस्तीनियों के बीच में हो रही हो, तो उस सारी चीज़ों को इन्फोर्स करने के लिए और ऐसी जो क्राइम्स हो रही हैं उसे रोकने के लिए एक रेजोल्यूशन पास की गई थी। ठीक है, अब रेजोल्यूशन उतनी तो आपसे यूपीएससी नहीं पूछेगी, पर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के बारे में पूछ सकती है, या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल न्यूज़ में है, उसे भी आप ज़रूर याद करें, और सेपरेट वीडियो है, देख सकते हैं आप। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वो भी है। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ये क्या है, तो ये सिक्स जो प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन की, उसी में से एक है। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली किस चीज़ में रिस्पॉन्सिबल है, तो यूनाइटेड नेशन की बजट करने में, या नॉन परमानेंट मेंबर को अपॉइंट करने में, जो सिक्योरिटी यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अपॉइंट की जाती है, या यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल को ये अपॉइंट करने में हेल्प किए जाते हैं इनके द्वारा। दूसरी चीज़ क्या है, रिजोल्यूशन वगैरह कोई सी भी एक्शन अगर इम्प्लीमेंट करनी है, राइट, या कोई भी रिकमेंडेशन या गाइडेंस देनी है, सॉरी, तो उस चीज़ को एग्जीक्यूट करने में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली काम करती है। हेडक्वार्टर्स कहाँ है इसकी, तो न्यूयॉर्क सिटी यूनाइटेड स्टेट में है, और इसे फाउंड की गई थी 1945 में। और आपको याद रखनी है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की फाउंडिंग मेंबर है इंडिया। ठीक है, 1945 में ही इंडिया ने इसे ज्वाइन किया था। ठीक है, तो ये याद रखनी है। अब हम बढ़ेंगे आगे। अब ये पर्टिकुलर एक इंटरनेशनल पेज पे ही न्यूज़ है जहाँ नेटो के बारे में बात की गई है। ठीक है, कि ट्रम्प से नेटो की जो चीफ है उन्होंने कुछ डिस्कशन की। अब क्या डिस्कशन की वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है नेटो, इसके बारे में आप जानें। तो द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम नॉर्थ अटलांटिक अलायंस के भी नाम से जानते हैं, और शॉर्ट फॉर्म हम इसे नेटो के नाम से जानते हैं, राइट। तो ये इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है, जिसमें 32 मेंबर स्टेट हैं, 30 यूरोपियन हैं, 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं। ठीक है, इस्टेब्लिश की गई थी इसे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। और नेटो क्या है, तो कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम है। तो अगर नेटो की जो भी मेंबर्स हैं उन पे अगर थर्ड पार्टी अगर कोई कंट्री है वो अटैक करती है, तो नेटो के जितने भी मेंबर्स हैं वो मिल के रिटेलिएट करेंगे और एक्शन लेंगे। वो जो तीसरी कंट्रीज़ हैं जो कि नॉन नेटो मेंबर हैं, राइट, नॉन नेटो कंट्री है, उस पर अटैक की जाएगी और कंट्री को डिफेंड किया जाएगा। तो यही होती है कलेक्टिव सिक्योरिटी सिस्टम नेटो के हिसाब से। अब इसकी मेन हेडक्वार्टर्स नेटो की कहाँ लोकेटेड है, तो ब्रुसल बेल्जियम में लोकेटेड है, और मिलिट्री हेडक्वार्टर्स मोन्स बेल्जियम में लोकेटेड है। ये 10 फाउंडिंग कंट्रीज़ हैं जिन्होंने नेटो को बनाया है। तो बेल्जियम है, कनाडा है, डेनमार्क है, फ्रांस है, इटली है, लक्समबर्ग है, नॉर्वे है, नीदरलैंड, पोर्टुगल, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स। अब इसमें आपको बस यही याद रखने की इंडिया फाउंडिंग मेंबर नहीं है नेटो की। अभी ये 2024 में ये भी न्यूज़ थी जहाँ स्वीडन कंट्री ने नेटो अलायंस को ज्वाइन किया है। तो आ सकती है स्टेटमेंट में कि रिसेंटली नेटो स्वीडन ने नेटो कंट्री को ज्वाइन की, नेटो ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है। ठीक है, नेटो को ज्वाइन किया स्वीडन, ऐसी स्टेटमेंट आ सकती है, तो ये याद रखनी है क्योंकि रिसेंट टाइम्स में यही कंट्री ने ज्वाइन किया है। अब हम बढ़ेंगे आगे। अब ये बहुत बड़ी एक आर्टिकल आई थी रामेश्वरम टेम्पल पे, तो उसके बारे में हम देखेंगे। सॉरी, रामेश्वर नहीं, बृहदेश्वरा टेम्पल, यानी राजा राजेश्वरम टेम्पल के बारे में। ठीक है, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। तो बृहदेश्वरा टेम्पल के बारे में आई है ये पर्टिकुलर आर्टिकल, ये इमेज में आप देख सकते हैं। कुछ फेस्टिवल वहाँ ऑर्गेनाइज की गई है, तो इस पर्टिकुलर टेम्पल के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो ये शिवाइट हिंदू टेम्पल है, जिसे बिल्ड किया गया है छोला आर्किटेक्चर, इस आर्किटेक्चरल स्टाइल में। अब इससे आप क्या कोरिलेट कर सकते हैं, तो नितिन सिंघानिया की आर्ट एंड कल्चर में टेम्पल्स आर्किटेक्चर की जो आ, है एक लेसन, एक चैप्टर है, राइट, उसे अच्छे से करें, क्योंकि इसके वजह से वहाँ चांसेस है कि टेम्पल पे आपसे क्वेश्चन पूछी जा सकती है। ठीक है, फीचर्स जैसे कि उड़ीसी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, या द्रविडियन है, या छोला है, राइट, तो उस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अब इसके वजह से अब आपको वो जितनी भी आर्ट एंड कल्चर की टेम्पल आर्किटेक्चर वाली चैप्टर है, आई गेस 2 या सेकंड या थर्ड चैप्टर है, उसे आपको कंप्लीट करनी होगी। अब कहाँ लोकेटेड है ये बृहदेश्वरा टेम्पल, तो ये कावेरी रिवर के बैंक पे, साउथ बैंक पे ये लोकेटेड है, तंजावुर में, जो कि तमिलनाडु में। ठीक है, तो तमिलनाडु में लोकेटेड है, और ये लार्जेस्ट एक हिंदू टेम्पल है। ठीक है, ये आपको याद रखनी है, और ये तमिल आर्किटेक्चर की बहुत अच्छी एक एग्जांपल है। बिल्ड किसके द्वारा की गई है बृहदेश्वरा टेम्पल, तो राजा राजा वन एम्परर थे, चोला एम्परर, उनके द्वारा इसे बिल्ड किया गया था। और ये टेम्पल यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की पार्ट है, जिसे ग्रेट लिविंग छोला टेम्पल्स के अंदर ये है, ये आपको याद रखनी है। यूनेस्को की ये पार्ट भी है, इसलिए ये हमारी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। या तो बृहदेश्वरा टेम्पल के बारे में आपसे यूपीएससी पूछे, या आपसे आर्किटेक्चर स्टाइल की जो फीचर्स हैं उसके बारे में आपसे पूछ सकती हैं। तो आर्ट एंड कल्चर
नितिन सिंघान वाली बुक से आपको कवर करनी होगी अलग से। अब हम बढ़ेंगे आगे। ये है इमेज, तो यही है बृहदेश्वरा टेम्पल, आप देख सकते हैं कितनी सुंदर है। तो यही है वो। तो यही सारी थी न्यूज़ द हिंदू न्यूज़पेपर में कवर्ड आज की डेट पे। उम्मीद करूंगा कि आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होगी। तो वीडियो ज़रूर लाइक करना ना भूलें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल क्रिएटेड है यूपीएससी गाइड के नाम से, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल की न्यूज़ एनालिसिस में। टिल द टाइम के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।